हाँ जी, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कृष्णा स्टडी पाप। आज हम सब सोशल साइंस का जो है 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी क्वेश्चन देखिए और लगाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली में लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान सीधे करते हैं पैसे के बिना, यानी वस्तु देना और वस्तु लेना क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। इसको एग्जांपल से समझ ले, कपड़ा लेता है, क्या लेता है? किसान अनाज के बदले कपड़ा लेता है। ठीक है, इसमें सही मूल्य का तय करना कठिन होता है, इसलिए यह समाप्त हो गई। यह प्रणाली क्या हो गई? समाप्त हो गई। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली यह होती थी कि जैसे आदमी को गाय की आवश्यकता तो वह गाय देता तो उसके बदले गेहूँ लेता था, गेहूँ का जरूरी होता तो उसके बदले करें, मतलब कुछ भी सामान हो, मतलब वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान होना क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसके विभिन्न क्षेत्रों का विभाजन करें। अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, ठीक है, उत्पादन करना, वितरण, उपभोग होता है। इसको 3 क्षेत्र में बांटा गया। क्या इसको कितने क्षेत्र में बांटा गया? 3 क्षेत्र में। प्राथमिक में कृषि आता है, द्वितीयक में उद्योग आता है और तृतीयक में क्या आता है? सेवा क्षेत्र आता है। ये सभी मिलकर देश में क्या करते हैं? प्रगति का कार्य करते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है? राष्ट्रीय आय पूरे देश की कुल आय होती है, जबकि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने से जो मिलता है वह क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से लोगों का जीवन स्तर का सही अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या होता है? पूरे देश के लोग जितना कमाते हैं वो क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है। और प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? जो सिर्फ एक आदमी कमाता है वह क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय जितना अच्छा होगा उससे लोगों का क्या होगा? जीवन स्तर का अनुमान लगाना उतना ही आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कोर बैंकिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं? कोर बैंकिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं? कोर बैंकिंग प्रणाली एक आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था है जिसमें ग्राहक देश के किसी भी शाखा से अपने खाते का उपयोग कर सकता है। इसमें इंटरनेट और कंप्यूटर का उपयोग होता है जिससे बैंकिंग काम आसान और तेज हो जाता है। अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया? अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं? इसको कितने भागों में बांटा गया? अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से भी उसके विभाजन, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अलग अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ क्या, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, बिजली आदि अर्थव्यवस्था की क्या है? इसको अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट हो गया प्राथमिक, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वनों इत्यादि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र क्या है? इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें खनन, निर्माण कार्य, गैस और बिजली उत्पादन जैसे क्या है क्रिया इसमें शामिल है। तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? बैंकिंग है, बीमा है, परिवहन है, संचार है, व्यापार जैसी सुविधाएं आती है जिससे क्या लोगों को सहायता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावे। ये 2016, 14 और 24 में क्या है पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर भी जो करवाया गया वो भी क्वेश्चन पूछे हुए, लेकिन वह ईयर मेंशन नहीं किया गया था। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है, इसमें अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होता है। आर्थिक विकास के संबंध में अर्थशास्त्रियों के बीच काफ़ी मतभेद रहा है, जैसे कि प्रोफेसर मेयर और बिल्डन ने कहा है, इसके अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण दीर्घकाल किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मतलब आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि होती है, लेकिन क्या करता है? काफ़ी लंबे समय लगती है। ठीक है, वैसे अब नीचे आप चलिएगा तो यहाँ पे एक और अर्थशास्त्री है जिसका नाम है मेडिसिन। ये क्या कहा? इसने बताया है कि धनी देशों में बढ़ता हुआ आय का स्तर क्या कहलाता है? आर्थिक वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? जब धनी देश और आय में अधिक वृद्धि करेगी तो वह क्या कहलाता है? आर्थिक वृद्धि कहलाता है। जबकि निर्धन देशों में आय का वृद्धि क्या कहलाता है? तो आर्थिक विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक विकास का। जैसे कौन है? अपना भारत देश है, ये क्या कर रहा है? आर्थिक विकास कर रहा है। ठीक है, अमेरिका सब हो गया, चीन सब, ये क्या है? आर्थिक वृद्धि कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक विकास की माप का सूचकांक द्वारा करें। आर्थिक विकास के कुछ माप की जाती है, इन्हें आसान भाषा में समझा, जैसे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मानव सूचकांक, गरीबी दर। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया? बेरोजगारी। ठीक है, लोगों को बेरोजगार या विकास को दर्शाता है, मतलब कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने लोग गरीब रहे और हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय,
ये लमसम में अब तक में बोर्ड एग्जाम में एक साल छोड़ एक साल हर बार रिपीट होता है, तो इसको अच्छे से समझिए। बिहार के पिछड़ेपन के कारण दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या हो रही है, बिहार में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, इसके चलते विकास के साधन कम हो रहे हैं, अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, दूसरा है आधारभूत संरचना का अभाव। आधारिक संरचना का अभाव, किसी भी देश के राज्य का अर्थात सूचना संरचनाओं का होना जरूरी है, लेकिन इस मामले में बिहार काफ़ी पीछे हैं। सड़क, बिजली, सिंचाई का अभाव है, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य की भी क्या इसमें कमी है। खास अब तो ये सही हो रही है, लेकिन पहले क्या थी, इसकी कमी थी यह आधारिक संरचना। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता, ठीक है, बिहार की ज़्यादातर जो जनसंख्या वो किस पे निर्भर है, तो कृषि पर निर्भर है, इसलिए क्या है, यह पिछड़ा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है बाढ़ तथा सूखा। बाढ़ तथा सूखा, बाढ़ तथा सूखा, बिहार में लगभग हर साल बाढ़ भी आती है और सुखाड़ की स्थिति भी आती है। औद्योगिक पिछड़ापन, बिहार में कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके, इसका भी कारण है कि आर्थिक रूप से बिहार पिछड़ा है। ठीक है, गरीबी, गरीबी यहाँ क्या बहुत है, राज्य में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्र आय आधे से भी कम है, इससे लिए बिहार पिछड़ा है। ठीक है, खराब विधि व्यवस्था, यहाँ की क्या है, वर्षों भर में कानून कमजोर होना, कुशल प्रशासन का अभाव, ये सभी क्या है, कुशल प्रशासन का मतलब यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था वो अभी उतनी मजबूत नहीं है जितना कि होना चाहिए था, और खराब विधि व्यवस्था। ठीक है, विधि व्यवस्था भी कुछ लचर फचर है, इस कारण बिहार की अब तो खास कुछ ठीक हुआ, लेकिन पहले की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के कारण। अब जब समस्या है तो उसका समाधान तो होना निश्चित है। तो क्या है समस्या का समाधान, देखिए, बिहार में बाढ़ की समस्या का स्थायी निदान किया जाए। पहले तो बाढ़ जो आती है उस पर सरकार को रोकने के लिए काफ़ी नियंत्रण करना चाहिए। कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पंजाब और हरियाणा के समान कार्य करना चाहिए, मतलब पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से कृषि की जा रही उस विधि को अपनाया जाए। औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए ताकि रोजगार से वृद्धि हो सके, मतलब उद्योग को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, जिससे क्या कि अधिक से अधिक आदमी को रोजगार मिले और यहाँ से क्या हो, गरीबी दूर हो, जिससे बिहार का पिछड़ापन क्या हो, हटे। अगला है बिहार में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को निजी क्षेत्र और उद्यमी क्षेत्र को स्थापित करना चाहिए, मतलब यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहिए, लोग को रोजगार करने का प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, और गरीबी को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। ठीक है।